नमस्कार, स्वदेश विशेष में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। जब आप मोबाइल पर गेम खेलते हुए वक्त बिता रहे होते हैं, उस वक्त गेमिंग कंपनियां करोड़ों कमा रही होती हैं। इससे ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज कहें या पैसे का लालच, आज के हालात में काफ़ी हद तक देश में लोग ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़ चुके हैं। देश की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का करीब 80% RNG यानी रैंडम नंबर जनरेटर्स गेम से जुड़ा है। सरकार ने भी गेमिंग इंडस्ट्री के बढ़ते बाजार को देखा और इस इंडस्ट्री पर कभी टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया तो कभी ऑनलाइन गेम पर बैन लगाने की पैरवी की। वहीं इस बीच तमिलनाडु सरकार ने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, यानी ऑनलाइन गेमिंग का गेम बजा डाला। इससे पहले तमिलनाडु ने ऑनलाइन रमी के खिलाफ 2021 में भी एक कानून के माध्यम से इस पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे मद्रास उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। दरअसल ऑनलाइन गेम खेलने में लाखों रुपए गंवाने के बाद कई लोगों की आत्महत्या से मौत के बाद राज्य सरकार ने समिति का गठन किया। ऑनलाइन गेम्स के प्रभाव को लेकर इसी साल जून में जस्टिस चंद्रू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें IIT मद्रास के शंकर रमन टेक्निकल एक्सपर्ट शामिल थे। आत्महत्या की रोकथाम में शामिल एक गैर सरकारी संगठन स्नेहा के संस्थापक विजय कुमार और ADGP विनीत देव वानखेड़े भी शामिल थे, जिन्होंने ये प्रस्ताव तैयार किया था। समिति ने ऑनलाइन गेम से होने वाले वित्तीय नुकसान, पैसे खोने वाले लोगों की आत्महत्या की प्रवृत्ति, डेटा के माध्यम से ऑनलाइन रमी के दुष्प्रभावों का विश्लेषण किया और कहा कि किशोर और युवा ऑनलाइन गेम में लिप्त होकर अपनी पूरी कमाई और बचत खो रहे हैं। तो इससे पहले स्किल और गैम्बलिंग ऑनलाइन गेम को लेकर केंद्र में भी मुद्दा उठा था और केंद्र ने दिल्ली कोर्ट से कहा था कि ऑनलाइन जुआ वेबसाइटों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को किसी भी ऐसी साइट को ब्लॉक करने का अधिकार नहीं है। अब रही बात ऑनलाइन गैम्बलिंग या गेम्स की, तो सिक्किम, नागालैंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक पहले ही बैन संबंधी गाइडलाइंस जारी कर चुके हैं। आज इसी टॉपिक पर हम करेंगे चर्चा अपने खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले ऑनलाइन गेम के कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको बता देते हैं। पहला केस आपके सामने रखते हैं, जो है भोपाल का, जहां एक शख्स ने 6 से 7 साल में करीब 40 लाख रुपए गंवा दिए थे। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। हम देख रहे हैं कि लोग गेमिंग में बिजी हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो है पैसों का नुकसान करते हैं। दूसरा केस आपके सामने रखते हैं, सिंगरौली का ये केस है। यहाँ पर एक युवक ने अपने नाना के बैंक से 9 लाख रुपए निकाले और ऑनलाइन जुआ खेला, जिसमें वो हार गया, तो 9 लाख रुपए का नुकसान। तीसरा केस एक और आपके सामने पेश करते हैं, जो इंदौर से आया है, जहाँ पर 31 साल के एक शख्स ने ऑनलाइन गैम्बलिंग के चक्कर में भारी कर्ज लिया और उसके बाद वो चोरी करने लगा, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो है इस पूरे गोरख धंधे में वो फंस गया और उसका अंत में जो है परेशानी हुई। मेरे साथ 2 खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं, उनसे समझेंगे इस पूरे मुद्दे को। मेरे साथ हैं समीर चुग जी, जो कि चीफ लीगल ऑफिसर हैं गेम्स 24/7 के, और साथ ही NS नप्पीनई जी, जो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नप्पीनई जी, पहले आपसे जानना चाहूँगा, एक गेम गैम्बलिंग में कब कन्वर्ट हो जाता है? कानून क्या कहता है? हमारे यहाँ ये जो डिफरेंशिएशन है वो कहाँ पर आकर रुकता है? एक स्टेक होते हैं, मतलब तो जब आप गेम तो एक पैसे के लिए या कुछ लेने के लिए देयर इज अ स्टेक इन्वॉल्व, ऐसे में है तो वो भी गैम्बलिंग हो जाता है। और जब चांस, मतलब स्किल, सिर्फ स्किल के वजह से नहीं, चांस के वजह से आउटकम्स डिसाइड होते हैं, उसमें तो गैम्बलिंग बन जाते हैं। तो इसके हिसाब से जो भी आपने डिसीशंस देखेंगे पहले से अभी तक, कोर्ट्स भी हर बार जब कोई ना कोई स्टेट गवर्नमेंट ने बैन करने के लिए सोच रहे थे, तब तो इसके हिसाब से डिसीजन लिए जाता है कि गेम तो चांस के गेम है, उसमें बेटिंग है कि नहीं। बेटिंग है तो फिर वो गैम्बलिंग बन जाता है, और वो भी बेटिंग का आउटकम चांस के हिसाब से जब चलता है।
तो यानी अगर चांस इन्वॉल्व है तो उसे आप कहीं ना कहीं बेटिंग कह सकते हैं। समीर जी, आपका क्या व्यू है? आप इंडस्ट्री से जुड़े हैं, काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन हर बार उठाया जाता है कि कोई अगर मैं एक्स गेम खेल रहा हूं तो उसमें मेरा स्किल इन्वॉल्व है या फिर वहां पर चांस ज़्यादा इन्वॉल्व है, और यही वो ग्रे लाइन है जिसके कारण जो है परेशानियां चल रही हैं। आपका क्या व्यू है? गेम जो है वो गैम्बलिंग में कब कन्वर्ट हो जाता है? थैंक यू मेरे को यहाँ पे आने के लिए, बुलाने के लिए। देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है, उसमें एक बड़ा क्लियर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस अगर खेला जाए और उस गेम ऑफ चांस में अगर पैसे लगाए जाए कि वो जो आउटकम होने वाला है वो आउटकम एक्चुअली एक चांस है, रादर उसमें कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है, तब वो बेटिंग गैम्बलिंग में आता है। मगर अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देखें, राइट, 1957 से लेकर के अब तक, और चाहे वो चमार बागवाला है, चाहे वो सत्यनारायण है, चाहे वो रीसेंट जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट्स की भी, बहुत क्लियर है कि गेम ऑफ स्किल जो है, जिसमें आपका एक स्किल इस्तेमाल होता है और वो अगर प्री डोमिनेंट है, मतलब मेजॉरिटी या उसमें स्किल ज्यादा लगता है, तो वो गैम्बलिंग में नहीं आता है, क्योंकि वो गेम ऑफ स्किल है। और गेम ऑफ स्किल तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर प्रोटेक्टेड है एज अ बिजनेस। तो बेटिंग और गैम्बलिंग वो है जिसमें प्योर चांस है और उस चांस पे पैसा लगाया जाए। मगर अगर एक गेम ऑफ स्किल है जिसपे मेरी, जिसे कहते हैं, स्किल इस्तेमाल हो रही है और मैं उस पे दो जने मिलके खेल रहे हैं जिसमें कह रहे हैं मेरा स्किल आपसे बेटर है और मैं आपके मुकाबले एक गेम जीतूंगा, वो गेम ऑफ स्किल है और वो प्रोटेक्टेड है। मुझे ये बताइए, भारत में क्रिकेट एक बहुत ही फेवरेट गेम है। हमारा नेशनल गेम तो नहीं है, लेकिन लोग एक तरह से अनऑफिशियली नेशनल गेम मानते हैं। हर कोई क्रिकेट देखता है, हर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है। क्रिकेट को लेकर कई ऑनलाइन गेम आजकल है, कई बड़े स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेट स्टार्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको। अब उसमें ये कहा जाता है कि आप अपनी टीम बनाइए, तो कंपनी का तर्क ये होता है कि आपके पास स्किल है, क्योंकि आपको पता है गेम के बारे में, इसलिए आप शायद अपना वो गेम खेलें, उसमें आप पैसे भी लगाते हैं या जो भी करते हैं, जो और भी अलग अलग ऑप्शंस हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या हज़ारों लाखों लोग, आपको लगता है कि उन सबके पास ये स्किल मौजूद है कि उनके लिए ये गेम अवेलेबल है जहां वो अपना पैसा लगा रहे हैं और रिस्क कर रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है कि स्किल है उसके अंदर में, उसे फैंटेसी स्पोर्ट्स कहा जाता है। और अगेन, फैंटेसी स्पोर्ट एक गेम ऑफ स्किल माना गया है। अब उसमें स्किल मैं आपको समझा देता हूं क्या है। स्किल उसमें यह है कि मेरे को प्लेयर के बारे में मालूम होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी नाम डाल दिए तो टीम बन गई। वो देखा जाता है कि एक मैच चल रहा है जिसमें दो टीम खेल रही हैं, उस टीम में से कौन सा प्लेयर कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है, उस पिच को देखते हुए, उस स्टेडियम को देखते हुए, उसका फॉर्म देखते हुए, अगर वो प्लेयर आप चूज करते हैं और अपनी टीम बनाते हैं। और इसमें एक गौर देने वाली बात यह है कि आप एक्चुअली टीम ऐसे नहीं बनाते कि किसी भी रैंडम को ले लीजिए। वही जो 22 लोग खेल रहे हैं, उन 22 में से आप अपनी 11 बनाते हैं। आप कोई भी 11 ले सकते हैं उसमें से। वो फिर आप जब उसको कहते हैं कि जी ये इनकी स्किल्स अच्छी हैं और मेरी स्किल है इनको पहचान लेने की, वो अगर एक्चुअल मैच से बेटर परफॉर्म करते हैं, आपको उन चीजों पे पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपके पॉइंट्स ज्यादा होते हैं तब आप वो गेम जीतते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जी ये दो टीम खेल रही है, मैंने एक पे पैसा लगा दिया। अगर मैं एक पे पैसा लगा देता हूं, वो बेटिंग हुई, क्योंकि मैं सिंपली ये कह रहा हूं मुझे नहीं पता, बस दो टीमें, ना मैं इनके बारे में ज्यादा जानता हूं ना मैं इनके बारे में ज्यादा जानता हूं, मुझे लगता है आज ये जीत जाएगा तो मैं इसके ऊपर पैसा लगा रहा हूं। वो बेटिंग है, वो गैम्बलिंग है। मगर फैंटेसी स्पोर्ट, जैसे हम जो माई 11 सर्कल करके गेम चलाते हैं, उसमें बहुत क्लियर है कि जब तक मैं प्लेयर्स के स्किल, प्लेयर्स की पुरानी परफॉर्मेंस, पिच की अंडरस्टैंडिंग, गेम की अंडरस्टैंडिंग करके अपनी टीम नहीं बनाता हूं, तो वहां पर स्किल मेरा आता है टीम बनाने के लिए। और फिर वो टीम को एक्चुअली परफॉर्म करना होता है बेटर देन व्हाट इज हैपनिंग इन मैच। बिल्कुल, तो फेयर पॉइंट आपका ये है कि वहाँ पर स्किल इन्वॉल्व है। आपको जो भी लोग खेल रहे हैं, ये फैंटेसी गेम है, तो आपको लेकिन कौन सा प्लेयर अच्छा खेल रहा है, कंडीशंस कैसी हैं, उस हिसाब से तय होता है। नेपिने जी, आपसे जानना चाहूँगा मैं, यहाँ पर जो तमिलनाडु सरकार ने रमी पर बैन लगाया था पहले, ऑनलाइन रमी, एक बहुत ही बड़ा पॉपुलर पास टाइम गेम वो है, वहाँ पर जो है कहा गया था कि वो स्किल बेस्ड गेम नहीं है, क्योंकि सरकार का लॉजिक यही है कि स्किल बेस्ड गेम है नहीं वो, इसके लिए हम बैन लगाना चाह रहे हैं। लेकिन कई लोग मानते हैं कि शायद वो स्किल बेस्ड है। आप कैसे रीड करती हैं इस पूरे सिचुएशन को?
आप देखेंगे तो ये केस तो ऑलरेडी डील हो चुका है कोर्ट में। तो वो जो पहले वाला 2021 का ऑर्डिनेंस जो तमिलनाडु गवर्नमेंट में लेकर आए थे, वो ही ऑर्डिनेंस तो हाई कोर्ट पे कंटेस्ट हुए थे और मद्रास हाई कोर्ट ने वो ऑर्डिनेंस को स्ट्राइक डाउन कर लिया। अभी मगर तमिलनाडु गवर्नमेंट में उसके ऊपर अपील सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं और उसमें तो नोटिस अभी ऑर्डर हुए हैं। वो जो 2021 ऑर्डिनेंस को स्ट्राइक आउट करने के बाद ही ये जो आपने पहले बताया था, वो जो जस्टिस चंद्रू कमेटी का जो रिपोर्ट मिला है तमिलनाडु गवर्नमेंट को, उसके हिसाब से अभी जो नया ऑर्डिनेंस उन्होंने अभी पास किए हैं वो तो उसके हिसाब से किए हैं करके वो मान रहे हैं। ऑर्डिनेंस तो हमने अभी तक देखे नहीं। वो ऑर्डिनेंस में सिर्फ पोकर के लिए या बाकी कुछ गेम्स, बेटिंग वाला गेम्स को कवर कर रहे हैं, वो तो हमको वेट करके देखना पड़ेगा। मगर ब्रॉडली कानून के अंदर यही है, एक तो गेम ऑफ स्किल है, तब तो ये स्टेट लिस्ट में नहीं आएगा। और तो सिर्फ जब भी बेटिंग और गैम्बलिंग है तभी तो स्टेट लिस्ट में आएगा, वो कुछ कानून बनाने के लिए। और जो बेटिंग और गैम्बलिंग के लिए तो गेम ऑफ चांस होना चाहिए, वो भी स्टेक के साथ, मतलब तो बेटिंग के साथ, गेम ऑफ चांस बेटिंग के साथ होना चाहिए। उसके हिसाब से कानून बन सकते हैं बैनिंग या रेगुलेशन के लिए। एक ही चीज बार बार सभी कोर्ट्स बोल चुके हैं, यही है कि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर हक है ऐसे बेटिंग और गैम्बलिंग के खिलाफ कानून लेकर आने के लिए। मगर वो कानून ऐसे होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। जो गलती वो रोकना चाहते हैं, वो जितना वो रोकने के लिए जरूरत है उतना कानून बनाना काफी है। तो वही प्रोपोर्शनैलिटी सिंपल वर्ड्स में मैं बता रही हूँ। तो वही तो बार बार कोर्ट्स ने बोल चुके हैं। ये जो फैंटेसी स्पोर्ट्स के बारे में आपने तो पहले सवाल किए थे, उसका भी केस स्टेट हाई कोर्ट में बैनिंग का रिजेक्ट होकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया उसमें। तो वही फर्क है पोकर और बाकी गेम्स का और फैंटेसी स्पोर्ट्स का अभी के लिए। मगर प्रॉब्लम यही है, ये तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, पैसा बहुत है इसमें, दोनों तरफ से, यूजर्स के तरफ से भी और इंडस्ट्री बिजनेसेस के तरफ से भी। तो ऐसे सिचुएशन में सर्टेनिटी, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, बिजनेसेस के लिए भी और लोगों के लिए भी। इसीलिए अभी जब भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर रहे हैं, ये सब गेमिंग की वजह से प्रॉब्लम्स हो रहा है, हम सब जानते हैं। कोई भी एडिक्शन की वजह से प्रॉब्लम होगा, तो एडिक्शन को रोकना है, मगर पूरा गेम ही तो फेंकना है क्या, वही तो सोचना चाहिए। तो वो एडिक्शन को रोकने के लिए लोगों को बाकी कुछ स्कैम्स चल रहा है, बाकी और कुछ क्राइम्स चल रहा है गेमिंग की वजह से या गैम्बलिंग की वजह से, टू बी मोर प्रिसाइज, उसके लिए जो जरूरत है, जितना जरूरत है वैसे कानून लेकर आना चाहिए, प्रोपोर्शनेट एंड क्लियर। तो एक ही बार में अभी तो कुछ तो जो भी होने वाला है क्लियरली होना चाहिए, नहीं तो बार बार ऐसे ऊपर नीचे होंगे तो इंडस्ट्री के लिए भी और यूजर्स के लिए, सबके लिए भी ये प्रॉब्लम बन सकता है। सबके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। और जाहिर तौर पर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हमारा देश एक धीरे धीरे लीडरशिप पोजीशन भी ले रहा है इस इंडस्ट्री में। जॉब क्रिएशन बहुत हुए हैं यहाँ पर इसकी वजह से। समीर जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पर सवाल जो आता है वो ये कि कैसे जो नए यूज़र्स हैं या जो नए प्लेयर्स हैं वो समझे इस चीज़ को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिर्फ नेगेटिविटी सामने आती है, सिर्फ नेगेटिव खबर आपको बताई जाती है कि गेमिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जाहिर तौर पर ये इंडस्ट्री सपोर्ट भी काफ़ी हद तक करती है। जो नए यूज़र्स हैं, नए प्लेयर्स हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उन्हें जिससे वो किसी मुश्किल में न पड़ें? ओके, समीर से हम अभी कुछ समय में कनेक्ट करेंगे, लेकिन नेपिनी जी, अगर आपसे बात करूं मैं और आपसे ये समझूं, क्योंकि जो नए प्लेयर्स अभी आ रहे हैं, जैसा आपने भी कहा कि इंडस्ट्री को भी मुश्किल हो रही है, जितना अप एंड डाउन होगा, जब तक क्लैरिटी नहीं होगा, क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे केसेस हम सुन तो रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं सामने कि लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को आदत पड़ जाती है। क्या करना चाहिए नए प्लेयर्स को या फिर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको, ताकि ये सिचुएशन न आए सामने?
एक चीज है जो कानून की तरफ से मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं, जो भी इंडस्ट्री में है, सभी लोग पहले सोच रहे थे कि सेल्फ रेगुलेशन ही सबसे अच्छा है, हम खुद डिसाइड करेंगे हमको कैसे करना है, क्या क्या करना है सभी। वैसे तो हर बार नहीं चलेगा, तो स्टेट या गवर्नमेंट से ही कानून बनता है और वो तो कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। तो इसीलिए इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि वो खुद रेगुलेशंस के लिए तो वो बैट करेंगे, वो खुद चाहता है कि रेगुलेशन आप बना दीजिए करके, और इंडस्ट्री का वो एसोसिएशंस है उनकी तरफ से कुछ ड्राफ्ट्स या फॉर्मेट्स ऐसे सब तो अभी ऑलरेडी है, और भी थोड़ा क्लैरिटी के साथ और बैलेंस ड्राफ्ट्स वो लोग बना के गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे रेगुलेशंस के लिए। दोनों तरफ से जी। फिर बेस्ट होगा। बिल्कुल, तो इंडस्ट्री को भी यहाँ पर स्टेप उठाने होंगे और इंडस्ट्री को भी सेल्फ रेगुलेशन की तरफ बढ़ना होगा। समीर जी, मैं आपसे वही जानना चाह रहा था कि इस समय होता यह है कि इंडस्ट्री कई बार सिर्फ बदनाम होती है, जबकि ये स्थिति ऐसी है नहीं। गेमिंग इंडस्ट्री ने बहुत सारे जॉब्स भी क्रिएट किए हमारे देश में, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत दी हैं, पर ये जो हम खबरें बुरी सुन रहे होते हैं, इससे बचने के लिए, लत न पड़े लोगों को, जो नए यूज़र्स हैं वो उससे बचें, किस तरह के प्रिकॉशंस, किस तरह के स्टेप्स इंडस्ट्री को और यूज़र्स को उठाने की ज़रूरत है? देखिए सर, हमारा जो इंडस्ट्री है, बिल्कुल हम लोग पूरी तरीके से ये प्रपोज कर चुके हैं हर सरकार को, इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि इस पे रेगुलेशन हम बिल्कुल वेलकम करते हैं। हम लोग अपनी तरफ से ऑलरेडी वी फॉलो, जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गेमिंग के गाइडलाइंस है। हमारी एसोसिएशन है EGF करके, ई गेमिंग फेडरेशन। ई गेमिंग फेडरेशन का बड़ा क्लियर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है पूरी हमारे गेमिंग कंपनीज के लिए, जिसमें वो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना के, जिसमें रिस्पॉन्सिबल गेमिंग पे बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, फोकस किया जाता है। उस पार्ट का, उस रिस्पॉन्सिबल गेमिंग का हिस्सा ये भी है कि जिसमें हम खुद से मॉनिटर करते हैं कि भाई अगर हमारे प्लेयर्स जो है, अगर हमें लग रहा है कि वो एक्सेसिव खेल रहे हैं या उन्हें एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, हम खुद उन्हें एक्चुअली थोड़े दिनों के लिए रोक देते हैं कि आप नहीं खेल सकते हैं गेम इसमें, और एक फाइनाइट टाइम के लिए देते हैं। ओवर एंड अबव हम उनको भी ये मौका देते हैं कि अगर आपको नहीं खेलना है तो आप अपने आप को थोड़े दिनों के लिए बैन कर देते हैं। वो बैन जो है 1 दिन से लेकर के 6 महीने तक चल सकता है, जितना वो प्लेयर चाहे। तीसरी चीज, हम ये जरूर इंश्योर करते हैं कि हमारे गेमिंग में कोई बॉट्स नहीं होते हैं। तो एक्चुअल जो यूजर्स हैं और जो प्लेयर्स हैं, वो प्लेयर्स आपस में खेलते हैं, कोई बॉट नहीं है यहाँ पर। तो ये कुछ चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ हम लोग करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे हमारे और भी चीजें हैं। एक और चीज ये है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म और जो हमारे पूरे गेमिंग कंपनीज हैं, उनका ऑडिट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस जो EGF ने दिया हुआ है। वो ऑडिट एक बिग 4 इंडिपेंडेंट ऑडिट कंपनी करती है और वो सर्टिफाई करती है कि आप रिस्पॉन्सिबल गेमिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो यानी इंडस्ट्री भी अपनी तरफ से स्टेप्स उठाई रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। न सिर्फ यूज़र्स को भी कुछ कदम उठाने होंगे, इंडस्ट्री अपनी तरफ से कदम उठाई रही है, और सरकार का उसमें एक बड़ा रोल है कि किस तरीके से पूरा सिस्टम रेगुलेट होगा। और इसीलिए जो है हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स भी जो है अपने जजमेंट्स पास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए, जहाँ गेमिंग इंडस्ट्री के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वहीं ये इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी भी बनती जा रही है। जैसा कि हम बात कर रहे थे, आपको बता दें कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में साल 2020 में 115 अरब रुपए की कमाई हुई थी, जो 2025 तक 38% बढ़कर 384 अरब रुपए होने का अनुमान है। और इस सेक्टर में 2025 तक कई गेमिंग कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में भी एंट्री कर लेंगी। फिलहाल भारत में करीब 1000 गेमिंग प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें ड्रीम 11, MPL और माई 11 सर्कल जैसे फैंटेसी गेम के मार्केट शेयर जो है वो करीब 95% से ज़्यादा हैं। और ऑनलाइन गेम के बढ़ते कारोबार का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि कई सेलिब्रिटीज़ जैसे धोनी, गांगुली, विराट कोहली, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, श्रद्धा कपूर और वरुण धवन इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। यहाँ तक कि इन ऑनलाइन गेम इंडस्ट्रीज़ को विदेशी कंपनियों ने भी फंडिंग किया है। अगस्त 2020 से सितंबर 2021 तक करीब $1.5 बिलियन विदेशी निवेश हुआ था। ये हमारा खास आज का पेशकश, आज का स्वदेश विशेष।
नवरात्रि के साथ देश में त्योहारों के धूम का आगाज हो चुका है। नवरात्रि के बाद दशहरा, दिवाली, लगातार त्योहारों की झड़ी लगी हुई है। त्योहारी सीजन में डिमांड कैसी रहेगी, इस पर मेरी सहयोगी मानसी दवे ने विजय सेल्स के स्टोर पहुंचकर कंपनी के डायरेक्टर नीलेश गुप्ता से खुद एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए वो सुनवाते हैं आपको। और यहाँ मैं आप पहुँची हूँ विजय सेल्स में, वेल नोन इलेक्ट्रॉनिक रिटेल जायंट। और फेस्टिवल सीजन है तो फेस्टिवल डिमांड कैसी नज़र आ रही है, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स कैसे हैं, सब कुछ जानेंगे। और बताने के लिए हमारे साथ नन अदर देन विजय सेल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नीलेश गुप्ता जुड़ गए। नीलेश, ग्रीटिंग्स ऑफ द सीज़न टू यू। और त्योहारी सीज़न आ चुका है और त्योहारी सीज़न से ठीक पहले भी ट्रैक्शन नज़र आता है और त्योहारी सीज़न में तो अलग ही अंदाज़ होता है लोगों का, कंज्यूमर्स का। आपकी एक्सपेक्टेशंस इस फेस्टिवल सीज़न से क्या हैं? मुझे लगता है मानसी कि ये फेस्टिवल सीज़न जो होगा, ये 2 साल के बाद 2019 के बाद पहला ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे किसी को डर नहीं है। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आके आज खरीदारी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल सीज़न होगा। शायद पिछले, मैं कह सकता हूँ, मुझे उम्मीद है पर्सनली कि शायद डेकेड फेस्टिवल ऑफ द डेकेड बनेगा। फेस्टिवल ऑफ द डेकेड, बिग वन। और आप सही कह रहे हैं क्योंकि इस बार पहली दफ़ा ऐसा होगा जब क्योंकि लास्ट ईयर भी ऑफ कोर्स रेस्ट्रिक्शंस कुछ हद तक हटे ज़रूर थे, लेकिन एक डर था पैंडेमिक को लेकर। इस बार आराम से लोग अपनी फेस्टिवल बाइंग जो है वो कर पाएंगे। लेकिन ऐसे में विजय सेल्स ऐसा क्या आउट ऑफ द बॉक्स इस वक्त व्यूअर्स, कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करने जा रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे। सो देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल एक बहुत अच्छी चीज़ है फॉर द कंज्यूमर्स कि पूरे साल डिस्काउंट्स वगैरह रहते हैं, स्कीम्स रहती हैं, पर दिवाली में आइसिंग ऑन द केक आ जाता है तो वो और एनहांस हो जाते हैं। तो इस बार भी हम देखेंगे कि फ्री गिफ्ट्स बहुत आएंगे, बड़े टीवी के साथ आपको साउंड बार्स मिलेंगे, देन कैशबैक्स काफ़ी रहेगा, 20,000 रुपये तक की कैशबैक्स के ऑफर्स रहेंगे ऑन क्रेडिट कार्ड्स। EMI ऑफर्स बहुत अच्छे रहेंगे, 24 महीने के EMI रहेंगे विदाउट एनी डाउन पेमेंट ऑन सर्टेन कैटेगरीज, गिफ्ट्स रहेंगे। तो ओवरऑल एक पैकेज जो रहेगा ना कंज्यूमर के लिए, मतलब वो निराश नहीं होंगे कि दिवाली शॉपिंग करना है और ये सारी चीज़ें, इसमें से कुछ चीज़ें दिवाली के बाद नहीं रहेंगी। तो वो भी एक हुक रहता है जहाँ कंज्यूमर बोलते हैं जब हम अगर नवंबर दिसंबर में लेने वाला क्यों नहीं दिवाली में ले लें। त्यौहार भी है और मौका भी है और दस्तूर भी है। बिल्कुल नीलेश, एक बात तो कहना चाहूँगी, विजय सेल्स के कंज्यूमर्स निराश तो नहीं होते और तभी वो बार बार लगातार यहाँ आते हैं। थैंक यू। पैंडेमिक की जहाँ हम बात कर रहे हैं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी हद तक देखने को मिले थे और जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, पहली बार ऐसा होगा 2 साल के बाद जहाँ पर आराम से लोग फेस्टिवल बाइंग करने बाहर निकलेंगे। ऐसे में डिमांड कंसर्न्स कितनी बढ़ती हुई है, या कैसे लग रहा है आपको कि डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ती दिखेगी? देखिए, हमारे लिए दिवाली का जो फेस्टिवल की डिमांड का जो एक मापदंड रहता है वो एक 15 अगस्त रहता है कि 15 अगस्त का सेल कैसा है, और दूसरा ओनम जो केरला में पहले आ जाता है। दोनों ही हम अगर मापदंड देखें बहुत खरे उतरे हैं। अच्छा, 15 अगस्त बहुत अच्छा हुआ। हाँ। ओनम का भी जो रिपोर्ट्स आई हैं बहुत अच्छी आई हैं, पॉजिटिव आई हैं। तो उसी हिसाब से हमें लग रहा है कि इस बार दिवाली जो मैंने कहा कि फेस्टिवल ऑफ द डेकेड होगा, वही सब देख के लग रहा है कि इस बार दिवाली बहुत मजबूत होने वाली है। बिल्कुल, पूरी बेस्ट विशेज़ हैं। हमारी उम्मीद है कि जिस तरह आप कह रहे हैं वैसे ही मजबूत, बेहद अच्छी दिवाली इस बार आप भी मनाएं और व्यूवर्स, कंज्यूमर्स भी मनाएं। लेकिन जहां हम पैंडेमिक और रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग कोरोना डिजिटाइजेशन की इम्पोर्टेंस, या कह सकते हैं ऑनलाइन सेल्स का महत्व लोगों ने समझा है। अब सिचुएशन बदली है लेकिन ऑनलाइन सेल्स का महत्व तो समझ गए हैं लोग। तो क्या लगता है वो सेंटिमेंट या वो ट्रेंड है वो जारी रह रहा है, या फिर लोग वापस से बाहर निकल कर आकर ख़रीदना पसंद करेंगे? देखिए, जब पैंडेमिक था तो कई लोग जो कभी ऑनलाइन खरीदारी नहीं की है उन्होंने भी जाके ऑनलाइन ही, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। बट अब जो हम देख रहे हैं, कंज्यूमर, शायद जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनको टच एंड फील की बहुत आदत है, तो अब वो ऑनलाइन की बजाय शोरूम में आके टच फील करके लेना चाहते हैं। और दूसरा एक और चीज़ है, ऑनलाइन ने जो किया है ना, मार्केट को एक्सप्लोर कर दिया है, मार्केट को एक्सपैंड कर दिया है। तो वो